8 त्रिकोणमिति, ये तो याद है 6 चैप्टर। निकालो पाठ 6 निकालो। अभी तुमने कहा 6 करा दो, मैं 6 निकाल लिए भैया, मेरे को कराना है। प्रश्नावली 6.1 पेज नंबर 89। दो त्रिभुज समरूप कब होंगे और सर्वांग सम कब होंगे? तो समरूप में यदि दोनों त्रिभुज के संगत कोण और समान संगत भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। और ये चिन्ह होता सर्वांग सम का, बराबर के ऊपर उल्टा एस। लेकिन वहीं अगर हमें दो त्रिभुजों को समरूप करना हो तो क्या होगा कि दो त्रिभुजों के समरूप कोण तो आपस में बराबर होने चाहिए, लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। सर्वांग सम में भुजाएं बराबर होती है, लेकिन समरूप में क्या होता है, भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। हम इसका नामकरण करते हैं ए बी सी, इसको कर दिया हमने डी ई एफ। तो यानी कि ये है सर्वांग सम। अब सर्वांग सम के लिए क्या है, संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर हमारे कोण ए का मान 70 डिग्री है तो कोण डी का मान भी कितना होना चाहिए, 70 डिग्री। यानी कि हम लिखते जाएंगे कोण ए का मान किसके बराबर है, कोण डी के, कितना है 70 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर बी का मान हमारा ऐसे 60 डिग्री आता है तो ई का मान भी कितना आना चाहिए, 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण बी बराबर कोण ई बराबर कितना, 60 डिग्री। तीसरा कोण अगर हमें ना भी दिया तो हम निकाल ही सकते हैं, कितना होगा तीसरा कोण इसका, 7 और 6 13, यानी कि 70 और 60 130, 180 में से 130 गया, कितने बचे 50। तो कोण सी का मान हमारा कितना हो जाएगा, 50। तो यानी कि यहाँ से कोण सी बराबर कोण एफ का मान कितना हो जाएगा आपका, 50 डिग्री। यानी कि अगर हम दोनों आकृतियों को देखेंगे, दोनों त्रिभुज को देखेंगे तो इनके क्या है, संगत कोण तो आपस में बराबर हो गए। लेकिन सर्वांग सम के लिए क्या है, इनकी भुजाओं के मान भी आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे कि अगर अब देखिए भुजाओं के मान कौन से बराबर होंगे आपके, ऐसा नहीं है कि आपका ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर हो गई और ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर हो गई। ध्यान से देखना, अगर आपकी 70 और 60 के बीच वाली भुजा कितनी है, 5 है, तो यहां से भी आपके 70 और 60 वाली भुजा का मान कितना होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। ये ध्यान रखना आप अगर सर्वांग सम के लिए। तो अगर ये 5 है तो ये भी कितना होना चाहिए आपका, 5। अब यहां से हम देखेंगे 60 और 50 के बीच वाली भुजा का मान यहां से कितना है, 6। तो यहां से भी 60 और 50 वाली भुजा के बीच का मान कितना होगा, 6। अगर मान लिया जाए इस भुजा का मान 7 है, 70 50, तो 70 50 के बीच वाली भुजा का मान कितना होना चाहिए आपका, 7। यानी कि यहां से हम लिख देंगे कि ए बी का मान किसके बराबर, डी ई के बराबर कितना, 5। मात्रक इकाई यूनिट सेंटीमीटर मीटर कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद बी सी का मान हमारा कितना है, 6, और इसमें से ई एफ का मान कितना है, 6। उसके बाद क्या है यहाँ से ए सी या सी या सी ए, और यहाँ से एफ डी कितना हो जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण तथा संगत भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम यानी कि जिसके सभी अंग क्या हो, समान हो, किसके, डी ई एफ के। कैसे कि ए का मान डी के बराबर, बी का मान ई के बराबर, सी का मान एफ के बराबर। ए बी बी सी सी ए डी ई एफ एफ डी, यानी कि इस तरह से घूमेंगे हम ए बी सी और डी ई एफ। तो यानी दोनों त्रिभुजों के अगर संगत कोण तो संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो सर्वांग सम। साथ में सिर्फ अंतर कितना है कि संगत कोण यहाँ पर बराबर होंगे। मान लिया जाए ये 60 हो गया आपका, ये आपका 50 हो गया, ये आपका 60 हो गया, ठीक है।
तो ये वाला कोण भी आपका कितना होना चाहिए 70, ये वाला भी कितना होना चाहिए 50, ये वाला भी कितना होना चाहिए आपका 60। थोड़ा सा छोटा बनाया मैंने, लेकिन अब इसमें क्या है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होने चाहिए। इसमें भुजाओं के मान बराबर थे, ध्यान रखना, 5 का मान 5 के बराबर, 6 का 6 के और 7 के 7 के। सर्वांग सम की विशेषता पूछते हैं आपसे परीक्षा में। मान लिया जाए ये वाली भुजा आपकी कितनी होगी 5, ये हो गया आपकी 2, ये हो गया आपकी 12, 12 से नहीं बनेगा अनुपात, कितने बना दें 10, तो ये हो गया आपकी 4, और ये हो गया आपकी 15, ये हो गया आपकी 6। बनाओ तो अनुपात, 70 के बराबर 70, 50 के बराबर 50 और 60 के बराबर 60। 5 बटे कितना 2 बराबर ये 10 बटे 4 बराबर ये 15 बटे 6। इनको हल करो थोड़ा सा, 2 पंजे 10, 2 दूने 4, ये वाला तो हल नहीं होगा आपका, 3 5 15, 3 दूने 6। अभी हम लिखेंगे इनको, अभी हमने इनको बराबर नहीं किया, बीच में कोमा लगा देंगे। अब हम इनको लिखा 5 बटे 2, यहाँ से कितना आया 5 बटे 2, और यहाँ से भी कितना आया 5 बटे, तो क्या 5 बटे 2 5 बटे 2 के बराबर है? क्या 5 बटे 2 इस 5 बटे 2 के बराबर है? यानी कि इनकी संगत भुजाओं के अनुपात आपस में क्या है बराबर है। तो अगर परीक्षा में आएगी कि दो त्रिभुजों की समरूपता की विशेषता लिखिए, तो क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 की संगत कोण बराबर होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। संगत कोण क्या होनी चाहिए आपके, बराबर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 क्या आएगा आपका, संगत भुजाओं का, संगत भुजाएं से समझते ना मतलब क्या होता है कि जो आपके कोण आ रहे हैं उन्हीं कोणों के बीच वाली भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए बराबर। कि यहाँ 70 और 50 वाली भुजा कौन है AB, तो AB का अनुपात 70 और 50 वाली कौन है DF, यानी कि AB का अनुपात किससे बराबर होना चाहिए आपका DF से। BC का मान किससे बराबर होना चाहिए FE या EF से, FE मान लो आप, और CA का मान किससे ED से। तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होना चाहिए, आप अनुपात बराबर होना चाहिए। तो आप बताओ तो कौन सा त्रिभुज किसके समरूप होगा, इसमें नामकरण ये ABC है और DEF, बताओ तो बराबर होना चाहिए। कि अगर मैं लिखूं कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, पक्का, फिर वही गलती कहां से होगा DEF के, DFE के होगा ना। देखो आप 70 50 60, 70 50 60, हमें सीक्वेंस में नहीं आना, ABCD के DEF आएगा। 70 कौन है A, तो 70 कौन होगा आपका D, 50 कौन है B, तो 50 कौन होगा आपका F, C कितना है 60, तो E कितना है 60। तो ABC समरूप होगा किसके DFE के, DFE के। यानी कि यही देखना हमें, देखिए A का मान क्या D के बराबर है क्या, A का मान D के बराबर था, B का मान B कहाँ है बीच में, E कहाँ है बीच में, B का मान किसके बराबर E के बराबर, B का मान E के बराबर, C का मान F के बराबर। यहां से भी देखो आप A का मान D के बराबर, B का मान किसके बराबर F के, ना कि E के, तो DEF नहीं लिखना आपको एक्साइटमेंट में। मैं फिर से आपको एक त्रिभुज और बना के दे रहा हूं, ABC 30 80 8 3 11 7 70, तो बताओ ये त्रिभुज ये आपका ABC हो गया, ये आपका DEF हो गया, ABC, बताओ किसके समरूप होगा, ABC समरूप होगा DEF के, ABC समरूप होगा किसके DEF 70 30 80 EFD। देखिए यहां से अगर हमने इस प्रकार घुमाए, एक को तो आप बिना देखे लिख दो AB, अब इसको आप ABC लिखो, BCA लिखो, CAB लिखो, लेकिन फिर दूसरे वाले को आपको जो आपने लिखा ना इसी के हिसाब से लिखना है। अब आपने यहाँ पर लिखा A का मान 70, 70 वाली भुजा, 70 वाला कौन कौन होगा आपका E, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे हम E को लिखेंगे। उसके बाद दूसरा आपने किसको लिखा है B को, तो हम B का मान देखें कितना 30 डिग्री है, तो यहाँ से B किसका मान 30 डिग्री है F का, तो हम E के बाद किसको लिखेंगे F को। उसके बाद तीसरा आपने लिखा C को, C कितना है आपका 80, तो यहाँ से 80 कौन है आपका D, यानी कि ABC समरूप होगा किसके EFD के। बस इतना याद रखना था, प्रश्नावली 6 दशमलव 1 निकालो। तो लिखा है सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, सर्वांग सम होंगे कि समरूप होंगे,
समरूप होंगे। सर्वांग सम क्यों नहीं होंगे? क्योंकि किसी वर्ग की, क्या है, व्रत है कि वर्ग, व्रत, किसी व्रत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो सकती है, किसी की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर भी तो हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती? तो यानी कि सभी व्रत कैसे होते हैं आपके? समरूप होंगे। बात नंबर 2, ये मोस्ट टाइम भी इंपोर्टेंट खालिस्तान है आपके। सभी वर्ग किस प्रकार के होते हैं? समरूप होते हैं कि सर्वांग सम होते हैं? समरूप होते हैं। सर्वांग सम किससे नहीं होगा? क्योंकि किसी वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर हो सकती है, किसी की 1, किसी की 4, किसी की 5, लेकिन ये समरूप क्यों होंगे? क्योंकि वर्ग के चारों कोने के ऊपर 4 समकोण बनते हैं, यानी 4 90 डिग्री के कोण बनते हैं, इसलिए क्या होंगे? समरूप होंगे। अच्छा, व्रत आपके समरूप कैसे होंगे? व्रत आपके समरूप इस प्रकार के होंगे कि हम 2 सकेंद्रीय व्रत बना दें। एक व्रत हमने छोटा वाला बनाया, एक व्रत हमने बड़ा वाला बनाया। अगर हम छोटे वाले की त्रिज्या बनाए यहां से यहां तक, तो मान लिया जाए ये हो गया आपके 7 सेंटीमीटर। अब बड़े वाले की त्रिज्या बनाने के लिए क्या कर दें? इसको आप थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ा दो, क्योंकि दोनों व्रत का केंद्र तो क्या होगा आपका? उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि हमने क्या बनाए? सकेंद्री व्रत। इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, तो मान लिया जाए अंदर वाले व्रत की भुजा कितनी होगी? 7, लेकिन बाहर वाली कितनी होगी? मान लिया जाए 14 होगी। तो ये भी 14 और ये भी कितनी होगी आपकी? 14 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको 2 छोटे छोटे त्रिज्यखंड दिख रहे होंगे, एक तो छोटा वाला त्रिज्यखंड छोटे व्रत का, और बड़े वाले व्रत का बड़ा वाला त्रिज्यखंड। अच्छा, यहां पर हम लिख दें ए, यहां पर लिखा बी, यहां पर मैंने लिखा सी, और यहां पर मैंने लिखा डी। तो आपका ए ओ बी का जितना कोण बनेगा, क्या उतना ही कोण सी ओ डी का बनेगा? क्यों नहीं बनेगा भैया? उसी भुजा को तो हमने आगे बढ़ाया है, लेकिन सिर्फ ये क्या हो गई थी कि छोटा वाला व्रत यहाँ पर खत्म हो गया, तो हमने यहाँ से इसको आगे डॉट 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 करके बढ़ा दिया, इसको डॉट डॉट डॉट। हमने ऐसा अलग से थोड़ी बनाया कि हमने इस वाली भुजा को खींचा और फिर मैं इसका कोण और इसका कोण आपसे पूछ रहा हूँ। अगर 2 सकेंद्रीय व्रत बने और सीधी भुजाएं हैं, तो यहाँ पर जो जितना कोण बनेगा छोटे वाले त्रिज्यखंड का भी और बड़े वाले त्रिज्यखंड का भी कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए दोनों व्रत आपके क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सॉरी, सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। हम 2 वर्ग को बना दें। अब हमें पता है कि वर्ग के चारों कोनों के ऊपर क्या बनते हैं? 4 समकोण। यहाँ पर भी समकोण, यहाँ पर भी समकोण, यहाँ पर भी समकोण, और यहाँ पर भी समकोण। यहाँ पर भी देखें तो चारों कोण इसके कैसे होंगे? समकोण होंगे। वर्ग के और आयत के सभी चारों कोणों के ऊपर 4 समकोण बनते हैं, लेकिन अंतर क्या है? अब ये वर्ग हमें छोटा दिख रहा है और ये वर्ग देखने में बड़ा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी भुजा छोटी होगी और इसकी भुजा बड़ी होगी, और वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अब मान लिया जाए इसकी एक भुजा 2 हुई, तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, लेकिन अगर मान लिया जाए ये 4 हुए, तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, तो क्या इनकी भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे? हो जाएंगे। लेकिन क्या सभी वर्ग की भुजा आपस में बराबर होती है क्या? नहीं होती। किसी की छोटी, कोई वर्ग छोटा, कोई वर्ग बड़ा। तो सभी वर्ग कैसे होते हैं आपके? समरूप। आप तो अब बाकायदा आकृति बनाना और आपने जो पढ़ा उसको लगा देना। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होंगे? है? किस प्रकार के होंगे? समबाहु। क्योंकि हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं? 60 60 60। अब देखिए, हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो समकोण त्रिभुज में सिर्फ एक ही भुजा का हमें पता होता है। सॉरी, त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो, सभी में कितने कोण होंगे? हमेशा 3 कोण होंगे। वो सभी के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। सिर्फ समबाहु में तीनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर 60 60 60 के। क्या अगर ये 60, ये भी 60 और ये भी 60, आप बड़ा वाला समबाहु बना दें, इसकी भी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। लेकिन इसके भी तीनों कोण कितने के होंगे? 60 60 और 60। हम बात जाए समकोण की, समकोण का हम एक कोण तो जानते हैं, समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री का होता है, लेकिन क्या इन अन्य 2 कोणों का हम बता सकते हैं कितने कितने डिग्री होंगे? किसने कहा? ये 30, ये 60 भी तो हो सकता है। कैसे निकाल रहे हैं? हमें यही नहीं सवाल में, सिर्फ हमें समकोण त्रिभुज का है, तो कैसे निकाल ले? डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ना। एक कोण 90 डिग्री के अलावा अन्य 2 कोणों का योग 90 डिग्री होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता। मान लिया जाए हम ये बी के ऊपर बनाते समकोण, तो अब यहाँ पर आपके ए और सी का मान कितना होगा? यहाँ से 90, ये तो होगा। क्या हमें पता है कि ए और सी का मान आपके 90 डिग्री होगा, लेकिन ए का मान कितना होगा और सी का मान कितना होगा ये हमें नहीं पता। यहाँ से हो सकता है ये 10 तो ये 80, ये 20 तो ये 70, ये 45 तो ये 45, ये 30 तो ये 60, तो हमें नहीं पता एग्जैक्ट कि अन्य 2 कोणों का मान कितना होगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का मान पता होता है कि तीनों कोण कितने 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 होंगे? 60 60 60। लेकिन समकोण में सिर्फ हमें एक ही कोण का पता होता, तो सिर्फ किस प्रकार का त्रिभुज आपका समरूप होगा? समबाहु। समबाहु क्यों? क्योंकि इसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं, तो इसलिए समबाहु त्रिभुज कैसे होता है? हमेशा
समरूप होते हैं, क्योंकि इसके संगत कोण तो बराबर होंगे तथा साथ में तीनों भुजाएं आपस में क्या होती बराबर। ये हुई 2, ये भी 2, ये भी 2, ये हुई 3, तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। भुजाओं के अनुपात देखो अब 2/3, 2/3, 2/3। तो सिर्फ समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं आपके समरूप। तो आप एक्साइटमेंट में समकोण लगाया। इसका सवाल चौथा, रिक्त स्थान चौथा, मोस्ट आईएमपी, वही जो मैंने पहले बताया था। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। अब बहुभुज कोई से भी हो सकते हैं आपके, त्रिभुज हो सकते हैं, चतुर्भुज हो सकते हैं, पंचभुज हो सकते हैं। बहुभुज जिनमें दो कितनी भुजाओं से अधिक हो, 2 से अधिक भुजाएं, तो वो आपका क्या बन जाएगा, बहुभुज बन जाएगा। अब बहुभुज समरूप कब होगा, जब उनके पहला क्या होगा, संगत कोण क्या हो बराबर, तथा संगत भुजाओं के क्या हो समान अनुपात में हो, या अनुपात कैसे हो बराबर, समान अनुपात और बराबर अनुपात बात एक ही है। तो पहले में क्या आ जाएगा आपका बराबर, दूसरे में क्या आ जाएगा समानुपाती हो भुजाएं, समानुपाती मतलब समान अनुपात में। तो ये आपकी प्रश्नावली 6.1 खत्म। पेज नंबर 91 पे मैंने आपको बताया था थेल्स प्रमेय। इसका एक और अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम क्या है, उठाओ पेन अपनी बुक, जो प्रमेय 6.1 लिखा ना, उसके जस्ट ऊपर वाली लाइन में लास्ट, उसके जस्ट ऊपर वाली एक लाइन लिखी कोष्टक के अंदर, जिसके अंदर लिखा है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसके दो नाम हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय। परीक्षा में किसी भी नाम से आ सकता है इन दोनों में से। तो सिर्फ क्या आएगा कि इसका कथन लिखो, तो कथन क्या लिखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक भुजा खींची जाए, तो वह भुजा दोनों त्रिभुजों को, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देगी। यानी कि कैसे, कि अगर हम एक त्रिभुज लें, ठीक है, सारी प्रक्रिया कहां होगी, एक त्रिभुज के अंदर। अब इस त्रिभुज में किसी भी एक भुजा को उठा लो, तो हमने पहले इनका नामकरण कर दे, हमने नामकरण कर दिया ए बी सी, हमने एक भुजा को उठा लिया बीसी को। तो ये कह रहे हैं कि किसी एक भुजा के समांतर, तो हम बीसी के समांतर खींचेंगे। अब समांतर क्या होती है, जो भुजाएं एक दूसरे से कभी ना मिले। तो हमने एक भुजाएं यहां पर समांतर बना दी और इसको हमने नाम दे दिया डी और ई। तो किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाए, इतना कहा, और वह भुजा कहां होनी चाहिए, जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब डी ने प्रतिच्छेद किया, ए बी को कहां पर किया, डी के ऊपर, और ए सी को कहां पर किया, ई के ऊपर। तो वह भुजा, जो आपने भुजा खींची ना समांतर, वह भुजा उन दो भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। सबसे पहले क्या करना है, एक तो त्रिभुज बनाना। देखिए याद करने का तरीका बता रहा हूं बहुत। सबसे पहले आपने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया, एक त्रिभुज बनाया, और त्रिभुज में हमने उसका नामकरण कर दिया। तो हम लिखेंगे कि किसी त्रिभुज के अंदर, अब ये क्या है, किसी को चतुर्भुज व्रत तो नहीं दिख रहा, ये क्या है, तो किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर, ये लो एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, खींच दी रेखा, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, डी और ई के ऊपर प्रतिच्छेद कर दिया, तथा अभी अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तब वह भुजा, जो हमने भुजा खींची थी ना, भुजा नंबर 4 जो खींची थी डी, वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित कैसे करेगी, कि ए डी अनुपात डी बी बराबर ए ई अनुपात ई सी। यह आपको क्या होगा, आधार समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर, किसी भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाए, वह भुजा तथा जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तब वह भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो ये बस, तो चित्र बना लेना, चित्र के हिसाब से लिख देना क्या क्या किया आपने, कि किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाए, या किसी भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाए। क्या हुआ, किस बात की हंसी आ रही तुम्हें, हंस रहे हो तक, हम कहां हंस रहे। तो ये थेल्स प्रमेय है आपकी, आधार समानुपातिकता प्रमेय, दोनों इसके नाम है। मैं सारे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको परीक्षा के हिसाब से। पेज नंबर 93, आधार समानुपातिकता प्रमेय का व्युत्क्रम या थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम।
व्युत्क्रम का मतलब समझते हो ना, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब ही नहीं समझते, आप बोल मत देना भैया। क्या समझते हो? क्या होगा दो का उल्टा? दो का उल्टा एक, देखो आप देखा नहीं देखा आपने दो का उल्टा एक? दो का उल्टा दो ही होगा। कि ये तो रहा दो और इसका उल्टा ये रहा दो, है नहीं? कि उल्टा बना दिए? अच्छा, इस तरह से नहीं होगा तो ये लो दो, फिर ये होगा इस दो का उल्टा दो। व्युत्क्रम नहीं पता तुम्हें? अप्रैल 1 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा, विस्तार से बताएंगे, आना फिर से। हाँ हाँ क्या? तो नो बताने थोड़ी कह रहा हूँ, तो सिखाने कह रहा हूँ। तो व्युत्क्रम नहीं पता ना, उल्टा का मतलब उल्टा नहीं पता तुम्हें? अरे भैया 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1, 2 बटे 1 का उल्टा क्या होगा? 1 बटे 2। इनको उल्टा नहीं पता, लिख दो 3 बटे 4। 3 बटे 4 का उल्टा कितना? 4 बटे 3 है। ये सवाल है आपके, पार्ट 2-3 में सवाल किए हैं आपके, 3 और 4 में, 3 4 5 में व्युत्क्रम वाले 1-2 सवाल आए थे भाई साहब। खैर कोई बात नहीं, काम की चीज नहीं है गणित में। व्युत्क्रम मैंने मन से बोल दिया नहीं, क्या बात कर रहे हैं। पेज नंबर 93, प्रमेय 6.2, नाम क्या है? आधार समानुपातिकता प्रमेय का व्युत्क्रम या विलोम। तो विलोम नहीं आएगा, व्युत्क्रम आएगा तो आप कंफ्यूज जाओगे, व्युत्क्रम क्या है? हम तो विलोम पढ़ के आए, विलोम व्युत्क्रम एक ही बात है। या फिर ये नहीं आए तो क्या आएगा? थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम या विलोम। तो क्या है? यदि एक रेखा किसी भुजा को यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा क्या होगी? समांतर होगी। इसका जस्ट उल्टा ही है कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर, अब इस त्रिभुज के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? समांतर नहीं आएगा, एक रेखा। तो अब रेखा तो लाओ, तो ये हम ले आए रेखा ABC था त्रिभुज पहले, इसके अंदर हम एक नई रेखा लेके आए DE। तो क्या कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज के अंदर एक रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा कौन, जो नई रेखा आई थी वह क्या होगी? तीसरी भुजा के समांतर होगी। यहां पर रेखा पहले समांतर थी तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित किया था, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर रेखाएं अगर अन्य समान दो अनुपात में विभाजित हो रही हैं तो वह रेखा तीसरी भुजा की क्या होगी? समांतर होगी। किसी त्रिभुज के अंदर एक रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये क्या है? थेल्स प्रमेय का विलोम या व्युत्क्रम। तो ये कथन रख के जाना परीक्षा में, और रखने वाली तो उसमें कोई बात है ही नहीं। अगर आप देख लो तो चित्र बना लो और उसके हिसाब से आराम से लिख दो देखकर, लेकिन हमें दिमाग से लिखना नहीं आता। उदाहरण नंबर 3, पेज नंबर 95। ध्यान रखना, कथा नहीं चल रही है यहां पर। अगर आपने अब तक गणित में कुछ नहीं पढ़ा तो मैं कह रहा हूं कितने पार्ट बचे अभी भी आपके? 6 पार्ट तो हो गए, 8 पार्ट और बचे। अगले 10 दिन, 10 दिन मानो, 10 से ज्यादा नहीं, क्योंकि आपके 2-3 पेपर होंगे बीच में, उस दिन आप नहीं आएंगे और आपको बुलाएंगे नहीं। आप 1 घंटा जाओ, 1 घंटा बाकी सवालों कर लो। क्या? हाँ तो मैं क्या मना कर रहा हूँ, आओ आप। भैया आपकी बात समझते, बाद में बहस कर लेना। आपके पास पता है ना समय कम, डॉक्टर ने कह दिया आपसे। हाँ डॉक्टर मास्टर फिलहाल आपके इस वक्त, तो कह दिया कि आपके पास समय काफी कम है, मुश्किल से 3 से 4 दिन है आपके पास। 4 दिन, हाँ 4 दिन है, तो जी लो अपनी जिंदगी। 4 दिन बचे हैं आपके पास है? 2 घंटे, 2 घंटे आपको पता है ना फीस कितनी होती? 400 रुपये एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3, पेज नंबर 95। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
इंपोर्टेंट, मैंने इस थोड़ी का परीक्षा में आएगा, मैंने कहा इंपोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, यानी कि IMP। क्या लिखा आकृति 6.16 में PS बटे SQ बराबर PT बटे TR है तथा कोण PST बराबर है कोण PRQ। सिद्ध कीजिए कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। PQRST। अगर आप सवाल को करें तो बहुत ही ज्यादा सरल सवाल है। जी हाँ, इसके ऊपर कोण है और ये कोण किसके बराबर है? PRQ के। अब समद्विबाहु त्रिभुज तो पता है ना आपको, क्या होता है? जिसके समान दो भुजाएं और समान दो कोण, जिसके दो कोण समान हो उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं आपस में। तो ये सवाल देखिए, उदाहरण नंबर 3 क्या है? उदाहरण नंबर 3 में दिया है हमें, क्या दिया है? हमें दिया है कि PS बटे SQ बराबर क्या दिया है? PT बटे TR। ये हमें सवाल में दिया रखा है। क्या दिया है कि PS बटे SQ बराबर PT बटे TR है। PS बटे SQ बराबर PT बटे TR दिया है सवाल में। और हमें क्या दिया है? हमें दिया है कोण S किसके बराबर है? कोण PRQ के, यानी कि इस वाले कोण का मान इस वाले कोण के आपस में बराबर है। अगर आपको दो त्रिभुज यहां से दिख रहे हो, कौन से? PST दिख रहा है, एक तो ये P लिखा है और एक PQR लिखा है, तो इसमें PST यानी कि S का मान इस R के बराबर है। जितना भी इसका मान होगा उतना मान इसका है। हमें नहीं पता कितना है, लेकिन उसका मान आपस में क्या है? बराबर है। लाइट आएगी नहीं क्या? बता दो। अब ध्यान से देखना, हमने अभी प्रमेय 6.2 पढ़ी थी। क्या लिखा था? थेल्स प्रमेय का कथन, किसी एक त्रिभुज के अंदर यदि एक भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह क्या होती है? तीसरी भुजा के समांतर। तो क्या यहाँ पर ST PQ और PR को समान भागों में विभाजित कर रही है क्या? समान अनुपात में कर रही है क्या? हाँ, QT PI ये और लगा दो उसके भाई, पाई बन जाएगा। हाँ, नहीं करती। क्यों नहीं करती? कौन से क्या तात्पर्य? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या ये ST ने यहाँ पर PS SQ तथा PT TR को समान अनुपात में विभाजित कर दिया क्या? कैसे पता चला? QR रेखा किसके बराबर है? ST के। इसने कहा ST बराबर होगा QR के, नहीं होगा यार। देखो क्लियर देखने में लग रहा है कि ये वाली भुजा छोटी, ये वाली भुजा आपस में क्या है? बड़ी। मैं तो अनुपात से कहा था, तो मैं इन दोनों को थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो इन दोनों का कह रहा हूं। अरे महानुभाव, बोर्ड में लिखा, सवाल में दिखा है कि PS बटे SQ, ये PS है यहां से, ये तो क्या है? SQ, ये आपका PT और ये क्या है? TR। ये समान अनुपात आपको लिख के तो दिया सवाल में, तो वही तो पूछ रहा हूं, कहां से पता चला कि सवाल में दिया हमें? क्या बात, आपको नींद आ रही क्या? नहीं, कोई बात नहीं, आती है, मेरे को बहुत आती नींद पड़ने में। बिल्कुल मैं कुर्सी पे बैठा रहा हूँ, कई बार तो ऐसा लगे बिल्कुल एकदम गिरा, बिल्कुल ऐसा ना नींद के झोंके बिल्कुल आती। क्या करो, पढ़ने में नींद आई। तो महानुभाव, हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, लेकिन वो प्रमेय तो बाद में आएगी। अभी सवाल हमसे क्या कहा कि PS बटे SQ PT बटे TR, यानी कि इसका और इसका अनुपात, इसके और इसके अनुपात से क्या है? ये बराबर है। इसका मतलब समझते हो ना, बराबर, यानी कि इस हाथ के बराबर ये हाथ बराबर, तो बराबर है। ये कहां से? ये सवाल में हमें दिया है। तो यानी किसी त्रिभुज के अंदर अगर ये दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो क्या ये ST प्रमेय 6.1 के अनुसार ST क्या समांतर होगी क्या? किसके? QR के। होगी नहीं होगी? कहां से होगी? कहां से होगी? प्रमेय 6.2 से। या तो पूरा कथन लिखना उसका कि फलाना फलाना फलाना, कि एक भुजा ने दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर तो तीसरी भुजा की समांतर होगी, या फिर सीधे सीधे क्या लिखोगे? प्रमेय 6.2। हाँ, प्रमेय 6.2 लिखना। अब अगर आपको कंफ्यूज हो जाएगी 6.1 थी 6.2 थी, फिर आप पूरा कथन लिखना उसका चूकी करके यहाँ पर, या फिर याद रख लेना 6.2 में उल्टा है, 6.1 में सीधा है। तो ये
एस टी समांतर है किसके, क्यू आर के। ये कहां से आया आपका, प्रमेय 6.2 से, क्योंकि इन दोनों भुजाओं के अनुपात आपस में क्या थे, बराबर थे। और आपको आगे सवाल में क्या दिया है, कि हमें देखना ऐसा नहीं आता सवाल में क्या दिया है कि कौन PST बराबर है PQR की संगत है। PST बराबर कौन PQR। ध्यान से देखना, सवाल के ऊपर आ जाना। अब हमें दो कोण दिए हैं, कौन कौन से, एक तो कोण एस किसके बराबर है, कोण आर के। ये वाला मान कहां से आया, ये वाला मान कहां से आया, ये भी हमें क्या किया, सवाल में दिया था। हमने इसको क्या कर दिया, समीकरण 1, यानी कि एस का मान आर के बराबर है, यानी कि ये अगर मान लिया जाए ये भी 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा आपका 30 डिग्री। इतना आपको पता है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने आपसे कहा था कि यदि दो रेखाएं समांतर हो और अगर उसके ऊपर एक तिर्यक रेखा आ जाए, तो समांतर रेखा के एक ही तरफ तथा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, वो कैसे बराबर होते हैं, वो एकांतर कोण से बराबर होते हैं। कि ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस ऊपर वाले के एकांतर कोण होंगे आपस में, ये एकांतर होंगे क्या, ये एकांतर नहीं होंगे, सॉरी ये संगत कोण होंगे, संगत कोण गलत बता, एकांतर कोण तो ये होगा कि इसके बराबर ये वाला कोण होगा। संगत कोण नहीं बताया मैंने आपको 3 प्रकार कोण बताया, एक तो शीर्षाभिमुख बताया था, एक एकांतर बताया था और एक संगत कोण बताया था। कि यदि आपकी दो रेखाएं समांतर हो, तो समांतर का मतलब जो दो रेखाएं एक दूसरे से कभी ना मिले। अब इसमें हमें समांतर सॉरी एकांतर, अब एकांतर कोण नहीं बन रहे हमारे यहाँ पर बनेगा एक संगत कोण। ध्यान से देखना, एक तिर्यक रेखा आ गई, ये हमारी तिर्यक रेखा आ गई, तो इसमें संगत कोण कौन कौन से होंगे, इस वाले कोण के बराबर ये वाला कोण। याद करो मैंने बताया था कि समांतर रेखा के या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, ये जो तिर्यक रेखा है तो उसके उस तरफ या फिर इस तरफ बनने वाले आपस में कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, और उन्हें हम क्या कहते हैं, संगत कोण। ये वाला किसके बराबर होगा, इस तरफ वाले के। हमें ये वाला नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। एस टी समांतर है ना किसके, क्यू आर के। कहां से समांतर है, ये हमने लिखा प्रमेय 6.2 में, यानी कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हुए, समांतर। दोनों के बीच का हमेशा अंतर क्या होगा, समांतर। अब ये पी क्यू को मान लो कि ये एस टी और क्यू आर के ऊपर क्या आ गई, एक तिर्यक रेखा आ गई आई। तो अब ये देखना, ये तो हो गया आपकी तिर्यक रेखा और ये दोनों हो गए आपकी समांतर रेखा। तो समांतर रेखाओं के ऊपर की तरफ कौन सा कोण बनेगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, संगत कोण से। तो हम लिखेंगे कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर। कोण पी एस टी हम जिसका मान लिखते हैं उसको कहां लिखते हैं, बीच में। तो ये आपका पी एस टी किसके बराबर होगा, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। ये दोनों कोण आपस में क्या है, संगत कोण। तो संगत कोण कहां मानते हैं, समांतर रेखाओं में। ये दोनों आपस में क्या है, संगत कोण। तो ये क्या होगा हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा सवाल। तो अगर आप देखो ध्यान से, अब आप ध्यान से देखना, एस का मान किसके बराबर है, आर के, और इस एस का मान किसके बराबर होगा, क्यू के। कहां से, समीकरण 1 व 2 से। यानी कि एस का मान तो आर के बराबर और एस का मान क्यू के बराबर। तो क्या यहां से क्यू का मान आर के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कि मान लिया जाए इसका जितना भी मान वह किसके बराबर, इसके बराबर, और इसका जितना मान वह किसके बराबर, क्यू के बराबर। यानी कि क्यू और आर का भी आपस में मान क्या हो जाएगा, बराबर। ध्यान से देखना, समीकरण कितने हमारे पास, 2 हैं। समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिखेंगे कि कोण, देखना पी क्यू आर बराबर, पी क्यू आर का मान किसके बराबर है, कोण पी एस टी के, यानी किसके बराबर है, इस एस के। और यह एस किसके बराबर है, कोण पी आर क्यू के। ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। तो पी क्यू आर किसके बराबर होगा, कोण पी आर क्यू। आप त्रिभुज पी क्यू आर को ध्यान से देखो, पी क्यू आर में क्यू किसके बराबर होगा, आर के। क्यू का मान किसके बराबर है, आर के। एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो गए।
और जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो क्या यह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा क्या? क्योंकि इसके दो कोण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो हमें सिर्फ इसके दो कोण आपस में क्या करने थे? बराबर करने थे। दोनों कोण हमने आपस में बराबर कर लिए, अतः क्या लिख देंगे हम? अतः त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बस ये पूछा था हम सवाल पूछ, देखो क्या पूछा हमसे कि क्या बताइए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि इसके दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। अगर इसके तीनों कोण बराबर होते तो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज हो जाता है। जिसके तीनों कोण बराबर हो समबाहु। लेकिन हमें सिर्फ समद्विबाहु पूछा है तो हमने दो कोण बराबर कर दी। अगर समबाहु किया तो हम तीसरा भी बराबर करते, लेकिन अभी तीसरा बराबर करना हम क्यों जाए जब हमसे पूछा ही नहीं। तो नहीं आया हो तो पूछ लेना यहीं पर। प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल, आकृति 6.17 में DE समांतर है BC के। पहले सवाल में सॉरी पहले और दूसरे सवाल में DE समांतर है BC के। तो सवाल पहले में EC का मान निकालो और सवाल दूसरे में AD का मान निकालो। ये मोस्ट टाइम पे सवाल है इसका, पहला और दूसरा सवाल। पहले में कितने सवाल दिए? 2। और दूसरे में कितने सवाल दिए? 3। इसके 5 सवाल में से एक सवाल पक्का आना आपको परीक्षा में, 5 सवाल में से। प्रश्नावली 6.2 पहले का पहला सवाल लिखा है ABC। ABC, इसमें D और E आपस में क्या है? समांतर है। और उसके बाद दिया है, यहाँ पर लिखा है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा है 1 सेंटीमीटर। तो हमें EC का मान निकालना है। ध्यान रखना, फिर से वही दिमाग मत लगाना आपकी 3 और 1.5 को जोड़ दो, उसमें से 1 को घटा दो तो ये बच जाए आपका मान। हमें सवाल में क्या दिया है? क्या दिया है? हमें कुछ नहीं पता कि हम सवाल कहाँ पढ़ेंगे। आकृति 6.17। हाँ, फिर आगे क्या दिया है? हमने सवाल में कहा है कि DE समांतर है BC के, लिखा है आकृति 6.17 में। सवाल 1 और 2 में क्या है? DE समांतर है BC के। तो ढूंढो कहां पर है DE। तो ये तो रहा आपका DE और ये रहा आपका BC, यानी कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर है। बराबर नहीं, ये क्या है? समांतर है। तो समांतर है तो हमने प्रमेय 6.1 से क्या पढ़ा है कि अगर दो रेखाएं समांतर हो तो वहां अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो कैसे आएगा फिर अन्य दो भुजाओं को? तो चूंकि हम जानते हैं AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात EC, ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। कहां से बराबर होंगे? प्रमेय 6.1 से। अब 2 मत बोल देना कोई भी, 6.1 से। अगर ये अनुपात बराबर होता तो भुजाएं समांतर लिखते हम, वो प्रमेय 6.2 से होता। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? आपस में दोनों समांतर हैं, इसलिए भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कहां से? प्रमेय 6.1 से। अब हमें कुछ नहीं करना, जो जो सवाल में दिया वहां इनके मान पटक दो उठा के। AD कितना लिखा है? 1.5। कितना लिखा है? DB कितना है? 3 बराबर
ए ई कितना लिखा है 1 और ई सी कितना लिखा है एक लात देंगे मिला के तुमने। तो मान किसका निकालना है, इसे 0 लिखा है तो ई सी का। अब ध्यान रखना 3 का गुणा किया 1 में कितना आया 3, ईसी का गुणा किया 1.5 में तो ईसी गुणा 1.5 हमें मान किसका निकालना है ईसी का, तो इसको कर लो अकेला। अब चूंकि 1.5 गुणा में है तो उस तरफ कहां जाएगा, तो ईसी बराबर 3/1.5, दशमलव हटाई 0 बढ़ाई और 15 दूने 30, तो ईसी का मान कितना होगा आपका 2 सेंटीमीटर लगाना मत भूलना। तो सरल सवाल है और ये आ गया 2 नंबर में पूरी तरह से। चलने तो हमारा कब बिल आ रहा है? क्या दिख रहा नहीं दिख रहा, आ रहा सवाल कट जाएगा बीच में से। तो इसको ऊपर उठा दो, हम हटा देंगे उसको ना। भैया तुम तो पढ़ो तो तुम बोलो परीक्षा में सवाल आएगा, लेकिन हमें तो आधे दिखा था वो, तो हमने आधा कर दिया। तुमने आया था पिछली बार, इसलिए तुम्हें 2 घंटे पढ़वा रहे हो तुम्हें। होम ट्यूशन लगती है 25 रुपए महीने में, होम ट्यूशन 25 रुपए महीने में। हाँ इसी का दूसरा सवाल, इसका दूसरा सवाल घर जाके कर लेना, पहले का दूसरा सवाल घर जाके कर लेना और इसके तीसरे सवाल के ऊपर आ जाओ। सॉरी, पहले का दूसरा सवाल घर जाके कर लेना, दूसरे का पहला सवाल देखो, उस पहले सवाल का कथन पढ़ लो क्या लिखा है। यदि त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं तो निम्नलिखित में से प्रत्येक की स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर होगा QR के। अब फिर से क्या मामला है कि इस वाले सवाल में हमें क्या दिया है, पहले से समांतर है तो इनकी भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होंगे बराबर। अब दूसरे सवाल में हमें बताना है कि क्या ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होगी, तो समांतर कब होगी, ये दोनों भुजाएं समांतर कब होंगी, किसका मान बराबर होगा, कि जो भुजाएं जो चौथी भुजा आई त्रिभुज के अंदर वहां अगर अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे तो ये क्या होंगे समांतर। मामला एक दूसरे का है, देखिए अगर ये इस तरफ जाए तो ये कौन सी प्रमेय बनेगी 6.1 कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं समांतर हो और वह दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, प्रमेय 6.1। लेकिन अगर अब 2 भुजाएं समांतर हैं, सॉरी 2 भुजाओं के अनुपात आपस में क्या है बराबर हैं, तो वह अन्य दो भुजाएं आपस में क्या होंगी समांतर। फिर ये प्रमेय कौन सी बन जाएगी आपकी 6.2। सब कुछ यहीं पर है, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये। अगर हमें पहले समांतर देंगे तो हम भुजाओं का अनुपात बराबर मान लेंगे, लेकिन अगर भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है तो फिर हम उनको समांतर मान लेंगे। तो हमें क्या करना आपस में, बेसिकली उनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर करना है। मैं 90% गारंटी के साथ तो कह सकता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा पल्ले नहीं पड़ रहा, बिल्कुल नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा देखो। अगर किसी त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं समांतर होगी, ध्यान सुन लो, किसी त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं समांतर होंगी तो उसकी अन्य 2 भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, प्रमेय 6.1। लेकिन अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो फिर उस त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं आपस में समांतर होंगी, ये 6.2। तो अगर पहले समांतर होंगी तो बाद में भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, अगर पहले भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे तो भुजाएं समांतर होंगी, यही है और कुछ नहीं है, बस यही कहा था मैंने। लेकिन जब तक आपकी की हमारी बेइज्जती ना हो, हमें रिएक्शन करना प्रतिक्रिया करना नहीं आता,
अब तुम्हारी बेइज्जती नहीं होता अगर तुम एक बार बोल दे कि हम समझ में आ गया कि हम बता सकते हैं भुजाएं समांतर होंगी तो अनुपात बराबर होगा। बताओ अनुपात बराबर होगी क्या होंगे? आप अभी क्या वो भुजे भुजा बराबर होगी, आप अभी भी यही बोल दोगे। अगर भुजाएं अनुपात बराबर है तो क्या होगा? समांतर। और समांतर है तो क्या होंगे? अनुपात बराबर। इतना सा तो मामला है। अब बोल देते तुम पहले ही की बात, रटवाना पड़ रहा तुम गणित में ये चीजें भी। इसका दूसरा सवाल क्या लिखा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः। अब पहले में क्या बनाना है? त्रिभुज पी क्यू आर। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कृपया बातें ना करें, बात मत करो भैया। कितने प्यार से बोल रहा हूं, देखो फिर भी नहीं समझ रहे। तो किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, अब आगे क्या कह रहे हैं? पी क्यू और पी आर के ऊपर। तो पी क्यू और पी आर कहां है? ये तो रहा आपका पी क्यू और ये आपका पी आर। इस पर भिन्न भिन्न बिंदु क्या है आपके? ई और एफ। पक्का यही है? ई और एफ, यानी कि क्रमशः पी क्यू के ऊपर तो है ई और एफ किसके ऊपर है? पी आर के ऊपर। अब हमें बताना है कि क्या ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर होंगी। कौन कौन सी समांतर होंगी? क्या ई एफ समांतर होगा किसके? क्यू आर के। हमसे सवाल पूछा है, क्या पूछा है कि क्या ई एफ समांतर होगी क्यू आर के। ये हमसे पूछा है, ये मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क की। हमें बताना है क्या समांतर होंगी या नहीं होगी। तो पता है समांतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भुजाओं को आपस में अनुपात आपस में बराबर करना पड़ेगा कुल मिलाकर। तो बताओ पहला सवाल, पहला सवाल बताओ किस किस का मान दिया है? पीई कितना दिया? 3.9 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। 3.6 सेंटीमीटर। एफ आर का मान कितना? 2.4 सेंटीमीटर। कि भैया तो यहाँ पर सब कुछ तो दिया रखा है। पीई का मान दिया है, पी क्यू का मान दिया है, पी क्यू यहाँ से यहाँ तक पूरा, पी एफ का मान दिया है और एफ आर का मान दिया है। सब कुछ तो दिया, आपको निकालना क्या है कि हमें इनकी भुजाओं के अनुपात आपस में क्या करना है? बराबर करना है। तो अब ध्यान से देखो, पीई कौन है आपका? अब सही है? बोला पी क्यू था आपने, अच्छा वो सही करवा दिया। तो देखो इनके मान लिख लो आप, 3.9, 3.9। ई क्यू कितना है? 3। ये रहा आपका ई क्यू 3। पी एफ कहां लिखा है? 3.6। ये रहा आपका पी एफ 3.6 और ये रहा आपका एफ आर 2.4। हो गया? अब अनुपात आपस में क्या बनेंगे? तो हम लिखेंगे यदि पीई बटे क्या आएगा आपका? ई क्यू, भुजाओं का अनुपात। तो पी ई बटे कौन आएगा? ई क्यू। इस तरफ से कौन आएगा? पी एफ और पी एफ बटे कौन? एफ आर। आर एफ क्या बोल हाँ। तो यदि अगर ये बराबर होंगे तो क्या होंगे? पहले इनको क्या करो आपस में बराबर। तो यदि हमने लिखा ये, अब इनके मान रखो आप। पीई का मान कितना? 3.9 बटे ई क्यू 3 बराबर पी एफ कितना? 3.6। भाई साहब 36 और 3.6 में जमीन आसमान का फर्क है। 2.4। ये दशमलव हटी, बटे में जीरो बड़ी, ये दशमलव से दशमलव कैंसल। 12 दूने 24, 12 तिया 36, 3 एकम 3 और जीरो का जीरो। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ये कितना बचा? 13/10। ये कितना बचा? क्या ये दोनों आपस में बराबर है क्या? तो अगर इन भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर नहीं है तो क्या ये आपस में समांतर होगा क्या? तो हम क्या लिख दें यहाँ पर? ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। ये अच्छा, के समांतर नहीं है। अगर ये आपस में बराबर होते तो समांतर होते, समांतर बराबर होते समांतर होते। अभी बराबर नहीं है तो समांतर है। एक आगे सवाल और कर लो इसका है?
जो भी ये एक सवाल करूंगा मैं, आप में से एक घर जा कर लेना। पहला कर दिया मैंने, दूसरा तीसरा में से एक बोल दो, कौन सा करना है? तीसरा। देख लिया हमने लंबाई में कि ये इतना सा है और ये इतना बड़ा है, तो ये कर दो। अब बात तो ये है कि हम करेंगे वो भी नहीं, दूसरा भी हालांकि घर जाके नहीं, मैं बड़ो कर दूंगा, चिंता मत करो। इसका मतलब तो ये तो पक्की सी बात है कि हम घर जाके इन सवालों को नहीं करेंगे जो आपने कर दिए, है ना? मैंने कुछ देर पहले ये कहा था कि अगर आप यहाँ से भी 10 दिन आ रहे हैं, 10 दिन 1-1 घंटा आ रहे, तो मैं आपके सभी पाठ ओ चुप, बिल्कुल चुप होने के लिए कहा है। क्यों मिटा दो, उसे फिर से बनाना पड़ेगा। सवाल कथन तो वही है। डाल लिया। कौन सा करना? तीसरा। पी क्यू बराबर 1.28, पी आर बराबर 2.56, पीई और पी एफ बराबर 0.36। उतार लो दादा जल्दी। अगर आप यहाँ से 10 दिन भी आ रहे हैं अगले, और जितने सवाल मैं यहाँ से आपके कर रहा हूँ उतने सवाल आपने घर जाके कर लिए, तो मैं कह रहा हूँ कि आप अभी भी पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं। पर बात वो कि हमें नहीं लाना पूरे नंबर, तो हम क्यों पढ़े घर जाके? तो हम नहीं पढ़ेंगे। कैसे याद भूल जाते? पढ़ना भूल जाते, जो पढ़ते वो भूल जाते। इतने बार पढ़ो, कब तक भूले? भूल के बता के तुम तो 2 घंटे पढ़ के देखो मैथ देख लो। अब तुम 3 घंटे बोल रहे हो, कहाँ से मान लें बातों को? खैर छोड़ो, यहाँ वहाँ की बातें। मेरे को दी नहीं है कॉपी, तुम्हें चेक कर दो, चिंता मत करो। हाँ भैया, हमें मान किस किस का दिया? हमें मान दिया, ध्यान से रखना, पी का मान दिया है कितना? 0.18। जो जहां दिया वही उसको रखना है, 0.18। पी एफ का मान कितना दिया है? 0.36। अब ध्यान से देखना, हमें इन भुजाओं का अनुपात करने के लिए, अनुपात बराबर करने के लिए पी का मान चाहिए और ई क्यू का मान चाहिए, पी एफ का मान चाहिए और ई एफ आर का मान चाहिए। पीई ई क्यू, पी एफ एफ आर। बात मत करो देवी जी, 2 मिनट चुप हो जाओ, मैं सवाल कर दूं, उससे बात कर लेना। तो अब ध्यान से देखोगे तो हमें मान दिया किसका? पी क्यू का। पी क्यू कहां से कहां तक है? ये यहां से यहां तक। क्या हमें पी क्यू चाहिए क्या सवाल में? नहीं चाहिए। हमें मान किसका चाहिए? ई क्यू का। तो हम क्या करें कि यहां से यहां तक जो मान है किसका? पी क्यू का, कितना है? 1.28। उसमें से यहां तक पी को हम हटा दे तो क्या हमारा ई क्यू बच जाएगा? ये रेखा में दी है यहां से यहां तक पूरी पी क्यू, ये है आपकी पूरी पी क्यू, बीच में एक बिंदु है ई, ये है आपका 0.18, और ये यहां से यहां तक आपको पूरा दिया है कितना? 1.28। तो यानी कि पूरे पी क्यू में से अगर हम यहां से यहां तक पीई को हटा दे तो कौन बचेगा आपका? ई क्यू। यानी कि 1.28 में से कितना घटा दो? 0.18। तो घटाओ कितना बचेगा? तो क्या बचेगा आपका? किसका मान चाहिए? ई क्यू। कितना बचेगा? 1.10 इतने बचेगा। ये हमारा किसका मान मिल गया? ई क्यू का। कितना? 1.10। अब फिर से वही बात, क्या हमें पी एफ का मान तो हमारे पास है, हमें चाहिए एफ आर का मान। क्या हमें एफ आर का मान दिया है क्या? ध्यान से देखो, नहीं दिया। किसका मान दिया है? पी आर का, पूरी भुजा का मान दिया है। पूरी भुजा का मान कितना है? 2.56। और यहां से यहां तक कितना है? 0.36। तो हम क्या करें? 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, और ये 2 का 2, तो ये कितना बचेगा आपका? 2.20। आ गया हमारी भुजाओं का मान। देखिए, हमें सिर्फ भुजाओं का मान लिखना, आप उन्हें पूरा करके बताओ या सीधे डायरेक्ट लिख लो।
हमें तो सिर्फ बताना है कि समांतर है या नहीं है, तो अब हम समांतर को हल करेंगे। पी का मान कितना बताओ, ये निकाला, सॉरी दिया था 0.18, ई क्यू का मान 1.10 बराबर पी एफ का मान और एफ आर का मान, कहाँ गया एफ आर, अच्छा ये मैंने यहाँ नहीं लिखा, एफ आर कितना है 2.20, इतने बचेगा ना 5 6, हाँ 2.20। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले क्या करना है, 2 अंक पर दशमलव यहाँ पर है और 2 अंक पर दशमलव यहाँ पर, दशमलव से दशमलव कैंसल, कट ही नहीं रही, देखो आप, ये कैंसल, यहाँ पर भी 2 अंक पर है और यहाँ पर भी 2 अंक पर है, तो दशमलव से दशमलव कैंसल। अब इनको हल कर लो थोड़ा सा, तो 2 में कितना होता है 18, 2 पंजे 10, 11 में से 10 गया तो 1 और 0 10, 2 पंजे 10, ये कितना बचा आपका 9/55। इस तरफ से हल करो, 4 में 36 और 4 पंजे 20, 22 में से गया 20, कितने बचे 2 और 0 20, 4 पंजे 20, तो इस तरफ से भी हल करने पर कितना बचा 9/55। तो क्या 9/55 के बराबर है क्या, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः ई एफ समांतर होगी किसके, क्यू आर। 2 खड़े डंडे स्मॉल एबीसीडी, दूसरे प्रकार के एबीसीडी वाला एल को बराबर तरीके से बना देंगे तो चिन्ह किसका बनेगा, समांतर का। समरूप का उल्टा एस, सर्वांग सम का ये, लंब का क्या होता है, उल्टा टी, उल्टा कैपिटल टी। बहुत कुछ सिखा चुका हूं मतलब आपको।